तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट यूनिट के साथ आए हैं जिसका नाम है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन में सेम टू सेम हम रिस्पायरेटरी फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इसको एफओएन की ज़बान में, ठीक है, मतलब रिस्पायरेटरी फंक्शन पढ़ेंगे एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसके साथ पढ़ेंगे। लेकिन ये एनाटॉमी नहीं है, ये एफओएन का है, ठीक है। मतलब अगर ये बीमारी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ऑब्जेक्टिव में नहीं पढ़ता। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन से पहले ऑक्सीजनेशन का मतलब ये होता है, ये जान लो कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब वो किन स्टेपों से ऑक्सीजन आता है, किस तरह वो फंक्शन इससे करता है और किस तरह इसका रिलेशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ है, तो ये क्या है, ऑक्सीजनेशन है। ऑक्सीजन, थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। क्लियर, शफाफ, मतलब शफाफ क्लियर कलर का है। अडरलेस, कोई उसका बू नहीं है। गैस डेट कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 21% ऑफ एयर वी ब्रीथ। जितने भी दुनिया है, दुनिया के ऊपर 21% क्या है, ऑक्सीजन है। 21% क्या है, ऑक्सीजन है। वी ब्रीथ, जो कि हम सांस में लेते हैं। इज द नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग सेल या ऑल लिविंग थिंग, मतलब ज़रूरी होता है प्रॉपर फंक्शन, एक अच्छी परफॉर्मिंग के लिए, अपने फंक्शन के लिए, फॉर ऑल लिविंग सेल, जितना भी सेल है। मतलब इसका यह है कि हम जो सांस ले रहे हैं उसमें हम 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाकी नाइट्रोजन ले रहा है, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम और पढ़ेंगे। लेकिन 21% दुनिया पर भी ऑक्सीजन मौजूद है और हम भी ले रहे हैं 21%, क्योंकि हमारे लिविंग सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ऑक्सीजनेशन क्या है? अ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड सेल इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। डिलीवरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसको हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। लेकिन द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड सेल इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। हमारे सेल को या टिश्यू को जो ऑक्सीजन को डिलीवर होता है उसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। इज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ, क्योंकि हम जो लाइफ है हमारा उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, ज़रूरी है, और हेल्थ के लिए। डिटेल और भी है, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर थोड़ा डिटेल के साथ ये इसलिए पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सीजनेशन, थोड़ा हम फिजियोलॉजी, इसकी फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि रिलेटिव टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल इज अ प्रोसेस दैट डिपेंड ऑन द इंटरप्ले ऑफ पल्मोनरी, हेमोलिटिक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ऑक्सीजन ऑफ, जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है बॉडी सेल को, वो इन 3 प्रोसेस से हमारे साथ इंडिपेंडेंट है, मतलब इन 3 प्रोसेस से उस पर असर होता है, जिसमें ये प्ले कर रहा है पल्मोनरी, हमारे लंग्स, पल्मोनरी जहाँ पर भी लफ्ज आए क्या माने होगी, लंग्स। हीमोटोलिजिक का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब इस प्रोसेस को देख लो, अगर हमारा लंग में कोई बीमारी है तो क्या ऑक्सीजन हम ले लेंगे? नहीं ले सकते। क्या होगा, हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की कमी होगी। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन को टिश्यू तक डिलीवर करता है लंग से ब्लड। अगर ब्लड में हमारे साथ कोई मसला आ गया तो ये क्या होगा, हेमोलिटिक प्रोसेस है। अगर ऑक्सीजन, वो इनफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता हमारी ब्लड, तो क्या ऑक्सीजन बॉडी को पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच जाएगा। दूसरा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट आता है एंड वेसल आते हैं। अगर हार्ट अच्छी तरह पंपिंग नहीं करेगा तो क्या वो ऑक्सीजन एक जगह से, वो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ले सकता है? नहीं ले जा सकता। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो कौन सी 3 स्टेप है? एक पल्मोनरी लंग है, हेमोलिटिक हमारा जो
ब्लड एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये इसमें रोल प्ले करते हैं। स्पेसिफिकली द प्रोसेस इन्वॉल्व इंक्लूड वेंटिलेशन, एल्वियोलर गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। प्रोसेस में हमारे साथ जब ऑक्सीजन आ जाए तो क्या होगा? सबसे पहले वेंटिलेशन होगा। गैस की इन एंड आउट इन द लंग इज कॉल्ड वेंटिलेशन। आपने सांस ले लिया, लंग तक हवा चला गया, आपने बाहर निकाल दिया, ये आपने क्या कर दिया? वेंटिलेशन कर दिया। एल्वियोलर गैस एक्सचेंज, इसके बाद ये एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। अब एल्वियोलाई, ये फॉर एग्जांपल एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है। अब ये एल्वियोलाई और यहाँ पर जो ब्लड है, इसके दरमियान एक्सचेंज जब होगा तब ये दूसरा प्रोसेस है। पहले लंग आ गया, ऑक्सीजन वेंटिलेशन हो गया, इसके बाद ब्लड में क्या हो गया? आ गया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर? हार्ट को, हार्ट पीट बॉडी को डिलीवर करेगा, एंड डिलीवर और फिर डिलीवर होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड को, फिर हार्ट को ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद वो डिलीवर करेगा। एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन जो कि हम कहते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ग्लूकोज बनाता है प्लस एनर्जी बनाता है, इसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। The absence of oxygen can lead to cellular, tissue and organism death। मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या है उससे रहनुमा होता है? या तो सेलुलर या टिश्यू या ऑर्गेनिज्म डेथ होता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, यह तक ऑक्सीजन नहीं आता तो ये सेल का क्या होगा? डेथ होगा। ये हमारे साथ टिश्यू है फॉर एग्जांपल, यह तक ऑक्सीजन नहीं आता तो इसका क्या होगा? डेथ होगा। या एक ऑर्गेनिज्म को फॉर एग्जांपल आप 10 मिनट के लिए सांस रोक लो, ऑक्सीजन ना ले लो, आपको खुद पता चलेगा कि मेरा डेथ हो तो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या होगा? अगर ऑक्सीजन ना हो तो यह तो सेल को ऑक्सीजन नहीं है तो सेल डेथ, टिश्यू को नहीं है तो टिश्यू डेथ, ऑर्गेनिज्म को नहीं तो ऑर्गेनिज्म डेथ। एनाटॉमी पढ़ते हैं एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। रिस्पायरेशन ऑफ द प्रोसेस है गैस एक्सचेंज का बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट एंड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। मतलब रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है। किस चीज के दरमियान? इंडिविजुअल, एक इंसान, एक जानवर, एक प्लांट, एक जो भी है इंडिविजुअल, हम इनफरादी को कहते हैं। इन इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल ये इंसान है, ये इर्द गिर्द क्या है? इसकी इन्वायरमेंट है। यहाँ पर उसने ऑक्सीजन ले लिया तो ये क्या हो गया? इसने ले लिया, इसके बाद ये इसके फिर आउट कर दे तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो कि फॉलोइंग दिए गए हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी लंग वेंटिलेशन का मतलब इन एंड आउट। अब मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर या मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एंड आउट ऑफ द लंग। लंग तक आ गया, लंग से बाहर चला गया, ये क्या हो गया? पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया। अब इसमें दो चीज होते हैं, इंस्पायरेशन आपने ले लिया, एक्सहेलेशन एक्ट एज ए ब्रीथिंग इन। मतलब आपने ऑक्सीजन ले लिया तो ये क्या हो गया? एक्सपायरेशन हो गया। एक्सपायरेशन आउट कर दिया ब्रीथ को तो ये क्या हो गया? ये एक्सपायरेशन हो गया। अब ये पल्मोनरी के दो टेप थे। इसके बाद होता है इंटरनल रिस्पायरेशन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल हमारे साथ बाहर की तरफ, यानी एक्सचेंज ऑफ O and CO2 between alveoli and blood। MCQs आया था 2022 की जो सेशन है उसमें, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आया था कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है? बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। ये एल्वियोलाई है, इसके ऊपर ब्लड है, इसके दरमियान जो एक्सचेंज होता है उसे हम इंटरनल एक्सटर्नल कहते हैं। एंड इंटरनल रिस्पायरेशन O2 एंड CO2 की होते हैं, लेकिन ब्लड एंड टिश्यू। फॉर एग्जांपल उसने ये ब्लड आ रहा है, यहाँ पर उसके ऊपर सेल है। अब इसके दरमियान और इसके दरमियान जो
कि कौन सा एक्सचेंज हो रहा है, ये इंटरनल है, ठीक है। ये इंटरनल होगी एक्सटर्नल एल्वियोलाई एंड ब्लड के दरमियान। The airway begin at nose and end at the terminal bronchi। एयरवे जितना भी है एयरवे यहाँ पर उसने ये बताया है कि एयरवे नोज से शुरू होता है एंड टर्मिनल ऑफ द ब्रोंकाई तक होता है। तो यहाँ पर तो लंग भी है, एल्वियोलाई भी है, लेकिन यहाँ पर एयरवे की बात किया हुआ है। एयरवे वो रास्ता होता है जो कि सिर्फ ऑक्सीजन को लेके आता है। जिस तरह ये देख लो, ये देख लो, ये हमारे साथ क्या है, ये एयरवे है, ठीक है। ये क्या है, ये मुकम्मल एयरवे है, मतलब नोज से शुरू होता है एंड टर्मिनल ऑफ ब्रोंकाई तक ये ख़त्म होता है। तो ये क्या हो गया, एयरवे प्रोवाइड पथवे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो पथवे मुहैया करता है, रास्ता मुहैया करता है किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करता है, एयरवे को रास्ता मुहैया करता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एयरवे इज डिवाइड इनटू टू। रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है, जो रास्ता है, वो टू पार्ट में डिवाइडेड है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, अपर रिस्पायरेटरी नाम से जाहिर है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, एपिग्लॉटिस। मतलब ये चार चीजें होंगी, उसमें नोज आएगा, फेरेंक्स आएगा एंड लेरिंग्स। लेरिंग जो है ये वाइस भाग को हम कहते हैं, फेरेंक्स जो है हम गले को कहते हैं, एंड एपिग्लॉटिस ये हमारे साथ वाइन पाइप पर इस तरह एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि फूड की प्रिवेंशन करता है। फॉर एग्जांपल ये फूड यहाँ तक आ जाए तो ये इधर नहीं छोड़ता, बल्कि ये एसोफेगस में क्या करता है, छोड़ देता है। मतलब ये इस पर बंद हो जाता है और फूड इधर आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, एयरवे, एपिग्लॉटिस। द मेन फंक्शन इज वार्म फिल्टर एंड ह्यूमिडिटी एयर। मतलब हवा को गर्म करेगा, किस तरह गर्म करेगा, हमारी एयरवे में ब्लड मौजूद है, ब्लड वेसल मौजूद है, उससे हीट आएगा, एयरवे को गर्म करेगा। फिल्टर करेगा, फिल्टर का मतलब हमारी जो नाक में जो बाल है ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। और दूसरा इसमें सीलिया होता है एंड सीलिया एंड फ्लैजिला। ह्यूमिडिटी यहाँ पर उसको ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करेगा एयर को, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है तो उसे ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर देता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड लंग्स। मतलब जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसमें ट्रेकिया आएगा, एपिग्लॉटिस के बाद डायरेक्ट ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई जो कि हमारे साथ जो फॉर एग्जांपल ये वो है, इस दो में डिवाइड होता है, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकियोल उसके फर्दर जो ब्रांचेस होते हैं उसे ब्रोंकियोल कहते हैं एंड लंग। अपर रिस्पायरेटरी और लोअर रिस्पायरेटरी तक आपको समझ आ चुका होगा। द मेन फंक्शन इज कंडक्ट ऑफ एयर, मतलब कंडक्ट करेगा एयर को, एंड सरफेंटेंट प्रोडक्शन, सरफेंटेंट जो हमारे लंग में जो नामी है उसका प्रोडक्शन करेगा। सरफेंटेंट प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जो हमारे लंग में कुछ ना कुछ फ्लूइड मौजूद होता है उससे क्या करेगा, ये सरफेंटेंट प्रोवाइड करेगा। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नेजल केविटी है, हार्ट प्लेट है, कोचलिया है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दो, ये जो है यहाँ तक ये हमारे साथ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, यूआरटी, और ये हमारे साथ लो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ठीक है, जिसमें लंग आते हैं, ब्रोंकाई आता है, सेंट्रल ब्रोंकाई आता है, टर्च ब्रोंकाई आता है, एसोफेगस तो नहीं आता, ट्रैकिया आता है, राइट लंग प्रोकेविटी, ये सब कुछ इसमें आते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन, मतलब वो कौन से फैक्टर है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऑक्सीजनेशन को क्या करता है, फिक्स करता है। एज है, मतलब उम्र, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्टेटस, मेडिटेशन एंड स्ट्रेस। इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। एज, यहाँ पर देख लो, ऑक्सीजनेशन स्टेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, मतलब जो ऑक्सीजनेशन का जो स्टेट है वो क्या हमारा जो एज है उसके साथ इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओल्डर एडल्ट आर मोर ससेप्टेबल टू रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एक्टिविटी इन द सेलिया। मतलब जो ओल्डर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं,
वो क्या है, मोर ससेप्टेबल है, मतलब ज़्यादा करीब है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के पास। मतलब अगर एक वायरस है वो बूढ़े लोगों पर ज़्यादा अटैक करेगा या एडल्ट पर जो यंग है, तो ऑफिशियली हमारे साथ बूढ़े लोग, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द सीलिया, यहाँ पर डील रेस्पिरेटरी सिस्टम के एसोफेगस है या एसोफेगस सॉरी वाइंड पाइप है, तो उस पर इस तरफ प्रोजेक्शन आए होते हैं जो कि इस तरफ और इस तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, इस तरफ मूवमेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया आ जाए तो ये लांग से उसको क्या कर देता है, रोक देता है और फिर वापस निकाल देता है, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाता है। विच नॉर्मली आर एन इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि हमारे साथ नॉर्मली और इफेक्टिव मैकेनिज्म में क्या करता है, फंक्शन करता है, मतलब बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्शन देता है। बैक्टीरिया वायरस हो गया या कोई डास्ट पार्टिकल जो कि हमारे लांग को नुकसानदेह होती है। अनदर चेंज आर फॉलोइंग, मतलब जो ओल्डर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, उसमें और क्या चीज़ आ जाते हैं, चेस्ट वॉल एंड एयरवे बिकम मोर रिजिड एंड लेस इलास्टिक। चेस्ट वॉल जो है एंड एयरवे वो क्या हो जाता है, रिजिड सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलास्टिसिटी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी एयरवे जो है वो आसानी के साथ फूल भी जाता है और कम भी हो जाता है। बूढ़े लोग में ये इधर नहीं आता बल्कि इतना आ जाता है जो कि सख्त होता है और लेस इलास्टिक होता है। जब वो ऑक्सीजन लेता है तो फिर वो मुकम्मल ऑक्सीजन से बाहर नहीं जाते, क्योंकि सख्त होता है, इलास्टिसिटी उसमें होता नहीं है। डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जो मसल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेंथ उसका कम हो जाता है। स्ट्रेंथ इसका क्या है, इलास्टिसिटी है, मतलब जिस तरह इलास्टिसिटी हमारे मसल और बड़े लोग की मसल में क्या हो गया, उसकी जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब वो ज़्यादातर वजन नहीं उठा सकता। द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एयर इज डिक्रीज, ऑफिशियली जब चेस्ट वॉल कम हो जाए, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाए, तो क्या होगा, वो इतना फूलनेगा नहीं जितना हमारा वाला फूल जाता है जो कि एडल्ट होते हैं नॉर्मली। द कफ रिफ्लेक्स इन सीलियर एक्शन आर डिक्रीज, कफ की जो रिफ्लेक्शन है, मतलब जो कफ कर रहा है वो बूढ़े लोग में इतना ज़्यादा नहीं होता है बनिस्बत हमसे। हम जब कफ करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें निकाल ही देते हैं, लेकिन उसमें इस तरह नहीं होता कि कुछ निकाल दे, बस कफ करता है और कुछ निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो कफ रिफ्लेक्स है वो कम हो जाता है। सीलियर एक्शन आर डिक्रीज, ऊपर भी बता दिया कि सीलियर की जो एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम ड्राई एंड मोर फ्रेटिकल, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे साथ ये फॉर एग्जांपल एयरवे है, यहाँ तक उस पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, ड्राई, खुश्क हो जाते हैं, मोर फ्रेटिक और बहुत नज़क हो जाता है। डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ एंड इन हेज, अगर मतलब वो ऊपर बात बताई थी कि उसकी जो मसल है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इफ आर्थोपोरोसिस इज प्रेजेंट, अगर उसकी हड्डियों की बीमारी प्रेजेंट है, आर्थोपोरोसिस वो बीमारी होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ये क्या है, हड्डी है, तो इसमें इस तरह सोराह हो जाते हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एडिक्वेट लंग एक्सपेंशन में भी कंप्रेस, जिसकी वजह से वो लंग्स ज़्यादातर एक्सप्लोज नहीं होते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे लंग कौन प्रोटेक्ट करता है, रिप प्रोटेक्ट करता है, और रिप क्या है, हमारे साथ बोन है, और बोन में क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो ज़्यादातर एक्सपेंड नहीं होता और उस फर्टाइल भी हो जाता है, नाजुक भी हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। गेस्ट्रोफेराइनल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसको अच्छा, डिक्रीज इन द डिक्रीज द इफेंसिटी ऑफ इम्यून सिस्टम, आकर मतलब उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्यों, सीलिया जो है वो बैक्टीरिया को या वायरस को लंग की तरफ से रोक नहीं सकता, तो क्या होगा, एफिशियली हमारे साथ जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब एल्डर लोग होते हैं उसमें इम्यून सिस्टम खुद बहुत कम हो जाता है। गेस्ट्रोफेराइनल रिफ्लेक्स डिजीज इन मोर कॉमन इन एडल्ट ओल्डर एडल्ट। गेस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज जो है एक डिजीज है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा। ये भी हमारे साथ क्या हो जाता है, ये बूढ़े लोग में आ जाते हैं, जिसमें इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ एक्सपायरेशन। तो ये एक चीज़ आता है इन्वायरमेंट भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा असर होता है इन्वायरमेंट का, मतलब पोल्यूशन हो गया, हाई एल्टीट्यूड हो गए, तो ये पड़ते हैं।
पहले तो हाँ हमारे साथ एज, दूसरा था इन्वायरमेंट फैक्टर कैन सेफियरली अफेक्ट द क्लाइंट ऑक्सीजनेशन। मतलब जो बंदा है वो इन्वायरमेंट जो है उस जो ऑक्सीजनेशन स्टेट है वो भी क्या कर सकते, तब्दील कर सकते हैं। अल्टीट्यूड जो है पहाड़ी इलाका यानी ज़मीन से ऊपर सतह पर, और हम ये कहते हैं कि ज़मीन से जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी आएगी। हीट एंड कोल्ड एंड एयर पोल्यूशन, हीट एंड कोल्ड ये भी हमारे साथ ऑक्सीजनेशन में फ़र्क आता है। और पोल्यूशन इफेक्ट ऑक्सीजनेशन, या हवा में पोल्यूशन है, गंदगी है, हवा की आलूदगी है, ये ऑक्सीजनेशन में क्या करता है, इफेक्ट कर सकता है। अब द हाई अल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड है मतलब ज़्यादा ऊंचाई की जो इलाके है, द लोअर PO2, उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। इंडिविजुअल ब्रीथ, तो जब इंडिविजुअल ब्रीथ करता है कोई इंडिविजुअल ब्रीथ करता है तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है बॉडी में। एज ए रिजल्ट द पर्सन एट हाई एल्टीट्यूड हैज इंक्रीज रिस्पिरेटरी एंड कार्डियक रेट, इंक्रीज रिस्पिरेटरी। अब जब कोई बंदा वहाँ पर जाता है तो उस पर्सन को क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पर चला गया, फॉर एग्जांपल पहाड़ी इलाके में चला गया, इंक्रीज रिस्पिरेटरी सिस्टम की जो रिस्पिरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कर रहे ले लें। कार्डियक रेट, हमारा जो हार्ट की रेट है, पल्स हम इसे कहते हैं, वो भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पल्स जितना ज़्यादा होगा उतना बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, और ब्लड ज़्यादा मिलेगा, और ब्लड क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। इंक्रीज रिस्पिरेटरी डीप, और इसकी वजह से रिस्पिरेशन की जो डीप है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, और जितना डीप ज़्यादा हो जाएगा इतना क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाएगा। एंड बिकम मोस्ट अपेरेंट व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सरसाइज, और या हमारे साथ अगर हाई एल्टीट्यूड पर नहीं है लेकिन वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज में क्या होता है, ऑक्सीजन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो चीज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एट हाई एल्टीट्यूड या एक्सरसाइज पर, जो कि इन्वायरमेंट है। मेनी पीपल एक्सपोर्ट टू एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन जो है वो किस तरह करता है हमारे ऑक्सीजनेशन को इफेक्ट। एयर पोल्यूशन में गंदगी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह सच स्मोक और सेकेंडरी तंबाकू स्मोकर। स्मोक जो है वो हमारे साथ गंदगी प्लस वाटर, ठीक है, ये आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कम हो जाता है। या कोई ऐसा बंदा है जो कि खुद स्मोक नहीं करता लेकिन सेकेंडरी तंबाकू स्मोकर के साथ बैठ रहता है, जैसे दोस्त हो गया या इसकी बाप हो जो कि सिगरेट पीता है, या भाई है जो भी है जो कि इसके साथ बैठता है, तो क्या होगा, रिस्पिरेटरी डिजीज़ की जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाएंगे। मैं एक्सपीरियंस स्टिलिंग ऑफ द आईज, हेडेक, डिजीनेस एंड काफिंग। अब जब कोई लोग सिगरेट पीते हैं या वहाँ पर ज़्यादा बैठ जाता है, तो स्टिलिंग का मतलब यह है कि हमारे जिस्म पर ऐसे असर आ जाता है जिसे हम पे कोई सुई अंदर धकेल देते हैं, तो इस स्टिलिंग कहते हैं। आइज, यहाँ आइज पर आ जाते हैं। हेडेक, उसकी सर दर्द होता है। डिजीनेस, इसका चक्कर होता है। एंड काफ, people who have a history of existing lung disease and alternate respiratory function experience varying degrees of respiratory difficulty in polluted environment. Some are able to perform self-care in the such environment. अब ये कहते हैं कि वो लोग जिसको पहले मैं इसकी थोड़ा छोटा करता हूँ, वो लोग जो को पहले इसकी कोई हेल्थ हिस्ट्री में कोई डिजीज़ हो, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसको हेल्थ हिस्ट्री में मतलब लंग की डिजीज़ हो, उसको पहले जैसे कोरोना उससे हुआ था या कोई टीबी हुआ था, तो पहले वो लोग जो कि लंग की डिजीज़ को उसको हो चुका होता है हिस्ट्री में। अल्टरनेट रिस्पिरेटरी फंक्शन एक्सपीरियंस, तो ये क्या कर सकते हैं, रिस्पिरेटरी जो फंक्शन है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। जो कोरोना के पेशेंट होगा उसकी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो क्या होगा, कम होगा बनिस्बत वो जिसको ना हुआ हो। डिफ़िकल्टी इन द पोल्यूशन इन्वायरमेंट, या वो इंसान जिसको डिफ़िकल्टी होती है पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, जैसा कि धुआं हो गया, धुआं ज़्यादा हो जाए तो लोगों को सांसबंदी की तकलीफ होती है। सम आर अनएबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर इन द सच इन्वायरमेंट, और कुछ पर तो ऐसा होता है कि वो अपने आप को भी हिफाजत में नहीं रख सकते, मतलब बेहोश हो जाता है या अपने आप को
स्टेबल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब पॉल्यूशन की वजह से वो क्या हो जाता है, ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो अपने आप को हिफाजत में नहीं रख सकते। तो इन इन्वायरमेंट हो गया। लाइफस्टाइल मतलब किस तरह वो ज़िंदगी गुजारता है। फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी इंक्रीज द रेट एंड डीप ऑफ रिस्पायरेशन। एक बंदा है उसकी लाइफस्टाइल में क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज है, जैसे कि जिम के लोग हो गए, या फॉर एग्जांपल जो मजदूरी वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, ये एक्टिविटी उसकी जब भी इंक्रीज होगी तो उसकी जो रेट है रिस्पायरेशन का नॉर्मल जो है 12 to 20 है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, एंड डीप वो भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब गहरी सांस लेगा। हिंस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, ताकि जिस्म में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। मतलब अगर हम काम भी ज़्यादा करें और रिस्पायरेशन ऑक्सीजन भी कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पर रिस्पायरेशन नहीं होगा और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एक तरफ है। और दूसरे जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ खाते हैं, पीते हैं और फिर सो जाते हैं। वो कौन से होते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बाई कंट्रास्ट इसके बरअक्स लेक ऑफ एल्वेलायर एक्सपेंशन, मतलब अगर आप काम नहीं करेंगे, सारे दिन सोते रहोगे, तो आपका जो एल्वेलायर एक्सपेंशन है वो कम होगा। डीप ब्रीथिंग पैटर्न आर पीपल विद रेगुलर एक्टिविटी, मतलब उसकी जो ब्रीथिंग का पैटर्न होगा वो डीप होगा, ठीक है, वो करेगा, वो भी नहीं मतलब वो भी कम होगा, लेक का मतलब नहीं होगा। पीपल विद रेगुलर एक्टिविटी, उस पीपल से जो कि रेगुलर एक्टिविटी करता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो सारा दिन मजदूरी करता है या जिम में जाता है, तो उसकी जो रिस्पायरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, उसकी जो ब्रीथ है वो ज़्यादा होगा, ताकि बॉडी को सप्लाई ज़्यादा हो जाए ऑक्सीजन का। दूसरे लोग ऐसे हैं जो कि काम नहीं करते, बस सिर्फ खाते हैं, पीते हैं और फिर सो जाते हैं, तो उसकी जो एल्वेलायर एक्सपेंशन है, जो कि एल्वेलाई तक ऑक्सीजन आता है और वो फूल जाता है, वो भी कम होगा और डीप ऑफ ब्रीथिंग भी कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डीप ऑफ ब्रीथिंग भी कम होगा। क्लाइंट हु हैज एक्सपोज्ड टू डस्ट, एनिमल डेंजर, एक्सप्लोसिव और टॉक्सिक केमिकल इन द होम वर्कप्लेस एट द रिस्क ऑफ अल्टरनेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब वो क्लाइंट, ऐसा मरीज, ऐसा पर्सन जो कि एक्सपोज हो, मतलब वो उसका आमने सामने हो डस्ट को हो। एनिमल डेंजर, मतलब एनिमल डेंजर वो होता है जो कि जो एनिमल से आ जाते हैं, ठीक है, जो हम फर्स्ट में सपिया के वगैरह कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोसी जो है वो आप लोगों को और भी आ जाएगा। एस्ट्रोसी जो है वो क्या होता है, जो कोयले की कान में काम करते हैं उसको एस्ट्रोसिस वहाँ पर होते हैं, या जो पहाड़ खोदते हैं उस वहाँ पर एस्ट्रोसिस होता है। टॉक्सिक केमिकल, या जो इंडस्ट्री में टॉक्सिक केमिकल हो वहाँ पर होता है इन द होम या वर्क प्लेस, मतलब घर में हो या वर्क प्लेस में, वो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्टरनेशन इन जाए ऑक्सीजनेशन, मतलब उसकी ऑक्सीजनेशन क्या होगा, वो तब्दील हो जाएगा। Ciliosis is seen more often since stone bluster or porter than the rest of the people. Ciliosis एक ऐसा बीमारी है जो कि हमारे रिस्पायरेशन सिस्टम का है, वो ज़्यादातर सीन हो जाते हैं, दिखाई देता है सैंड स्टोन ब्लास्टर, जो कि पहाड़ों में काम करते हैं, वहाँ पर जो ब्लास्टर करते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, वहाँ पर उस बंदों में ज़्यादा होंगे जो वो काम करता है। एंड पोर्टर, वो पोर्टर जो कि सुराही, मतलब जो मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा होता है बनिस्बते अदर पॉपुलेशन से, तो इसका रिस्क क्या होगा, सिलेसिस है। अस्ट्रोसिस मतलब अस्ट्रोसिस जो है वो पहाड़ों में काम करते हैं, पहाड़ों को जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उससे तोड़ते हैं, तो वहाँ पर अस्ट्रोसिस उस बंदों में ज़्यादा होते हैं। अर्थराइटिस का मतलब होता है कोयला। इन द कोयले माइनर, मतलब जो कोयले माइनर में काम करेगा उसको अर्थराइटिस होगा। ऑर्गेनिक डस्ट डिजीज इन द फार्मर इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट हु वर्क इन द मोल्डी डे है, मतलब ऑर्गेनिक जो डस्ट होता है जो कि वो डिजीज फार्मर में या एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयज होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम खाद वहाँ पर डिफरेंट खाद यूज़ करते हैं, ठीक है, खाद सोना डीपी हो गया, सोना यूरिया हो गया, तो ये क्या है, ये खाद है, और ये इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऑर्गेनिक डिजीज पैदा हो जाते हैं। मतलब ये लोग जो है वो इसकी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से उसे ऑक्सीजनेशन की बीमारियां होती है। हेल्थ स्टेटस
मतलब हेल्थ की जो स्टेटस है, इन द हेल्दी पर्सन द रिस्पायरेटरी सिस्टम कैन प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन टू मीट द बॉडी नीड। एक हेल्दी पर्सन है वहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं काफ़ी ऑक्सीजन बॉडी को, उसकी जो नीड है उसके मुताबिक उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बट सम डिजीज ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम आर एडवांसली इफेक्ट द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। मतलब कुछ ऐसे रिस्पायरेटरी डिजीज है जो कि ऑक्सीजनेशन को क्या कर देता है, इफेक्ट कर देते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, COPD हो गया। तो ये क्या है, ये ऐसे डिजीज है जो कि क्या कर देता है, ऑक्सीजन को ब्लड में कमी महसूस कर देता है और कमी को दे देता है। उसके बाद मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब मेडिसिन है। अ वेराइटी ऑफ मेडिटेशन कैन डिक्रीज द रेट एंड डीप ऑफ रिस्पायरेशन। मुख्तलिफ किस्म के ऐसे मेडिसिन है जो कि डिक्रीज करता है रेट, मतलब उसकी जो साइकिल है, एंड डीप ऑफ रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन की जो डीप है उसकी गहरियत है उसको कम कर देता है। द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन हैव बी इफेक्ट आर बेंजोडाइज़ेपिन, sedative, hypnotic, anti-anxiety drug, diazepam, Vilene, Lezorafam, एंटीवीन, मिडाजोलाम। जोलाम जहाँ पर भी आ जाए, जोलाम ये आराम की गोलियाँ होते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग होते हैं। बर्बेटिस पिनो बिरफिटिल नेक्रोक सच एज मार्फिन एंड मार्फिडीन हाइड्रोकोड। ये कुछ मेडिसिन है जो कि एंटी एंजाइटी के लिए हो जाते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, रिस्पायरेशन को कम कर देता है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन दो दिस द नर्स मोस्ट केयरफुली मॉनिटर रिस्पायरेशन। अगर एक नर्स है, हम लोग हैं, तो अगर हम ये दवाई में से कोई भी दवाई दे दे क्लाइंट को, तो नर्स को क्या करना होगा, उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम टाइम बाय टाइम चेक करना होता है, क्योंकि रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो हमारा वाइटल साइन भी है। स्पेशली व्हेन द मेडिकेशन इज बिगेन व्हेन द डोज इज इंक्रीज। मतलब कौन से टाइम में, जब मेडिकेशन हम दे रहे होते उस टाइम, या व्हेन द डोज इंक्रीज, या जब डोज होता है वो इंक्रीज हो जाए। ओल्डर क्लाइंट आर एट द रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। ओल्डर पेशेंट जो होते हैं, ओल्डर बंदे जो होते हैं, वो क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी जो सीलिया है वो अच्छी तरह काम नहीं करता, उसकी जो एयरवे होता है वो हार्ड हो जाते हैं। ही यूजुअली रिक्वायर्ड रिड्यूस डोज। तो अगर इस तरह बंदा हो तो उसके लिए हमने डोज को रिड्यूस करना होता है, मतलब डोज को क्या करना है, कम करना होता है, ताकि उसको रिस्पायरेटरी ये प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस जो है हमारे साथ, जैसे एंजाइटी हो गया, एंजाइटी में हमेशा के लिए ज़्यादा हो जाता है। when स्ट्रेस और स्ट्रेसर आर इनकाउंटेड, जब एक स्ट्रेस हो या स्ट्रेसस हो वो इनकाउंटर हो जाए, बोथ फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्ड इट कैन इफेक्ट ऑक्सीजनेशन। या तो हमारे जहनी तौर पर होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो चुका है, किस तरह, उसके पीछे शेर आ रहा है, तो ये क्या है, उसकी जहन पर असर है, या उसके पीछे पुलिस आ रहा है तो उसको एंजाइटी हो चुका है, या उसकी घर में फौतगी हो चुकी है, गांव में फौतगी हो चुकी है, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है। फिजियोलॉजिकल, हमारे साथ उसकी कोई एक्सीडेंट हो चुका है या कोई और है जो कि रिस्पॉन्स दे रहा है, वो क्या करता है, इफेक्ट करता है ऑक्सीजनेशन को। ठीक है। सम पीपल में हाइपर वेंटिलेट इन रिस्पांस टू डिस्ट्रेस। मतलब ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कि हाइपर वेंटिलेट हो जाते हैं, मतलब उसकी जो ऑक्सीजन की जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इंक्रीज रिपीड एंड डीप ऑफ रिस्पायरेशन। व्हेन दिस आकर, जब ये आकर हो जाए, आर्टीरियल PO2 राइज एंड POCO2 फेल, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है एंड CO2 क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी अगर हमारे जिस्म में नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए तो क्या होगा, ये भी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। अगर CO2 कम हो जाए तब भी नुकसानदेह है। एक महसूस क्वांटिटी तक हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। द पर्सन में एक्सपीरियंस लाइट हेड, कट कर देता हूँ, लाइट हेडेक्स एंड नंबर एंड ट्विलिंग ऑफ द फिंगर। जब इस तरह बंद आ जाए जिसमें CO2 ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, उसको लाइट सर का दर्द होगा। नंबरेंस एंड ट्विलिंग ऑफ द फिंगर। ट्विलिंग जो है हमारे साथ तो कुछ महसूस नहीं करता, ट्विलिंग पर फिंगर पर, ठीक है, जिसे हम पश्तो में मिगी कहते हैं, ठीक है, मिगी शुलास में। अराउंड दी माउथ
या मौत के ऊपर क्या हो जाता है, इस तरह की ट्विलिंग आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल, द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट एपिनेफ्रिन रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। फिजियोलॉजिक, हमारे जब जिस्म को कोई नुकसान होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हर चीज़ इंक्रीज हो जाते हैं। एपिनेफ्रिन इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस, और एक हार्मोन रिलीज होता है जो इसे एपिनेफ्रिन कहते हैं। तो ये हार्ट रेट को ज़्यादा करता है, रिस्पायरेशन को भी ज़्यादा करता है, ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा करता है और टेम्परेचर को भी ज़्यादा करता है। एपिनेफ्रिन काज द ब्रोंक्योल टू डायलेट, वो क्या कर देता है, वो जो ब्रोंक्योल है उससे फुला देते हैं। ये फॉर एग्जांपल नॉर्मल है तो ये नॉर्मल के बजाय ये इस तरह बड़ा हो जाता है। ठीक है, ब्रोंक्योल को डायलेट करते हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू एक्टिव मसल। इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो फ्लो है, मतलब ब्लड की जो फ्लो है वो ज़्यादा कर देता है और ऑक्सीजन की डिलीवरी को। मैंने आपको कह दिया कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ब्लड की फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। Although these response are adequate in the शॉर्ट टर्म, ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये जो डिजीज़ है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। when stress continues they can be distract इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। लेकिन अगर स्ट्रेस जो है कंटिन्यूस हो, ज़्यादा हो, तो वो क्या करता है, नुकसान कर देता है या इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसे ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा अरसे तक, तो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद हम किस तरह ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करते हैं, इसके बाद फिर हम नॉर्मल वैल्यू और वो चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट स्लाइड है। लीव विंडो ओपन फॉर वेंटिलेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग एयर कंडीशन और ह्यूमिडिफायर। हमने अपने विंडो को खोला रखना है वेंटिलेशन के लिए, ताकि इन एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन हो सके इजीली, के बजाय उसके हम एयर कंडीशन ऐसी लगाए या ह्यूमिडिफायर लगाए। ह्यूमिडिफायर और ऑक्सीजन की बजाय हमने खिड़की को खोलना है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए। वेयर अ मास्क वेयर वर्किंग विद हार्डनेस मटेरियल सच एज एब्सॉर्सिव, मतलब अपने मास्क को लगाना है अगर कोई हार्डनेस नुकसानदेह चीज़ हो, नुकसानदेह मटेरियल हो, जैसे एब्सॉर्सिव जो कि कान में, जो लोग नमक के कान में होते हैं या जो पहाड़ों के कान में काम करते हैं, उसको मास्क ज़रूरी होता है। एलिमेंट फिजिकल एक्सटेंशन इफ इट काज शॉर्टन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, उसकी जो सांस में दुश्वारी हो, तो उसने फिजिकल एक्टिविटी को कम करना है ताकि उसकी जो बेसिक लाइफ फंक्शन है, हार्ट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसके लिए ऑक्सीजन मुहैया हो, और बाकी काम क्या करना है, उसको कम करना है। रिफेन फ्रॉम स्मोकिंग, अपने आदत छोड़ना है स्मोकिंग का। चेंज फिल्टर ऑन फ्रेगनेंस हीटर्स एंड रेंज ऑफ हॉट रिकमेंड बाय मैन्युफैक्चरर, अपने जो फिल्टर लगाए होते हैं बट्टी पर, जो बट्टी है हीटर पर, यह हमारे साथ दूसरा चीज़ जो है हॉट्स पर, जो कि रिकमेंडेड होते हैं मैन्युफैक्चरर, मतलब उसको चेंज करना होता है, क्योंकि हमारा जो हिट की बट्टी है वो ज़्यादातर पोल्यूशन क्रिएट करता है, या हीटर जो है, तो उसके लिए एक फ़िल्टर लगाया जाता है, उसको फ़िल्टर कर देते हैं। इसके बाद जो धुआं होता है वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता, तो वो क्या करना है, वो टाइम बाय टाइम चेंज करना होता है, तो उस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ